कंफर्म कर दीजिए, अगर आ गई हो तो हम आगे बढ़े। सर, थोड़ा सा डाउट है। बताओ। जैसे 22-23 का अगर 23-24 में पे कर रहे हैं हम्म। कुछ टैक्स, तो असेसमेंट ईयर वहां पे क्या चूज करेंगे? असेसमेंट ईयर 23-24। अगर 22-23 का यूज असेसमेंट 21-22 का अगर पे करूं 23-24 में, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? अगर वो खर्चा, अगर वो टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है तो असेसमेंट ईयर बाईस हम्म। तेईस तो आपको अभी ये अगर देखना मैं है। पे करना चाहता हूँ। मैं समझ गया। आपको ये देखना है, आपको ये नहीं देखना कि आप कब पैसा जमा करवा रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप किस मंथ का पैसा जमा कर। अगर मान लो, अगर मान लो बेटा आपने दिसंबर 2019 का पैसा नहीं जमा करवाया, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं, दिसंबर 2019 का कोई टीडीएस आपको काटना था और आपने नहीं काटा, और आप ये चाह रहे हैं कि हमें आज दिसंबर 19 का पैसा काटना है, तो आप यहां पर जो असेसमेंट ईयर चुनेंगे, वो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 19-20 है तो असेसमेंट ईयर 20-21 चुनेंगे। असेसमेंट ईयर 20-21 चुनेंगे। इस बात से मतलब नहीं है कि आप पैसा आज जमा करा रहे हैं तो आज कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, ये तो मैटर नहीं करता। वो तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, दिसंबर 2019 से आज तक का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर चुनना है वो असेसमेंट ईयर 20-21 होगा। बात समझ में आ गई? बोलो। जी सर। चलो तो आगे चलो। ये इनकम टैक्स के केस में भी यही होगा सर? हाँ, इनकम टैक्स के केस में भी यही होता है। अगर जैसे आपने कोई, असेसमेंट अगर आपने मान लो, असेसमेंट अगर मान टैक्स लो अपन इनकम पे टैक्स करते हैं। डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड रेज करी, और डिमांड हम्म। रेज करी 2013-14 की, ओके। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 11-12 की और असेसमेंट ईयर 13-14 की, तो आपको असेसमेंट ईयर 13-14 में ही जाकर के उस डिमांड को जमा करवाना है। अगर आपने आज फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर चुन लिया तो वो डिमांड खत्म नहीं होगी, बल्कि वो यही कह देगा कि ये तो चालान गलत जमा हुआ है। असेसमेंट ईयर आपको सही चुनना है हमेशा। जिस असेसमेंट ईयर का पैसा, जिस जिस फाइनेंशियल ईयर की टैक्स लाइबिलिटी है, उसका अगला वाला साल असेसमेंट ईयर होता है, उसी असेसमेंट ईयर में पैसा जमा होना चाहिए। अगर गलत असेसमेंट ईयर में पैसा जमा होगा तो वो पैसा एडजस्ट नहीं होगा और आपको चालान करेक्शन के लिए डालना पड़ेगा। अब एक नया ऑप्शन आया है, चालान करेक्शन, तो आप चालान करेक्शन करके फाइनेंशियल ईयर को आगे पीछे कर सकते हैं, बट वो बात की बात है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा इशू है कि इनकम टैक्स के केस में भी यही होता है और टीडीएस में भी यही होता है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो इनकम टैक्स में चालान करेक्शन होता है सर? हाँ होता है, वो होता है। कैसे? बेटा अब ये तो हम क्वेरी सेशन में बताएंगे, अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन करेक्शन होता है। अगर चालान इनकम ओके। टैक्स के पोर्टल से जमा किया है और 1 अप्रैल 2023 के बाद जमा किया है तो इनकम टैक्स पर ही करेक्शन हो जाता है। और अगर अगर 1 अप्रैल 2023 के पहले का चालान है कोई, तो उसका करेक्शन करता है आपका असेसिंग ऑफिसर। आपको अपने अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, एओ के पास जाना पड़ेगा, वो आपको करेक्शन करके देगा। लेकिन दोनों तरह से करेक्शन होता है, ठीक है। अगर इनकम टैक्स पोर्टल पर ही जमा किया है 1 अप्रैल 2023 के बाद, तो आप करके देख लीजिए, हो जाएगा करेक्शन। अब एक ऑप्शन आता ओके है, सर। वहां पर नया ऑप्शन ऐड हुआ है, उस ऑप्शन के तहत हो जाता है। क्वेरी सेशन में बता देंगे बेटा, अभी के टॉपिक में बताओ। अभी का टॉपिक क्लियर है तो हम आगे चलें। क्लियर है सर। चलो आगे चलते। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर अगर आपने सही चुन लिया, असेसमेंट ईयर 23-24, सॉरी, हमारा तो जनवरी 2024 का चालान है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, और इसका अगला साल 24-25 असेसमेंट ईयर है। हमने 24-25 असेसमेंट ईयर में इस पैसे को जमा करवाना है। अब पैसा कितनी तरीके का होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एक तो पैसा होगा या तो टीडीएस टीसीएस होगा, या फिर आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी, और या फिर कोई अदर रिसीट्स। ये तीन तरह का पैसा टीडीएस में जमा करवाया जाता है। अब हम आपको एक बात से लिंक कर दें, एक बात को, कि जब हम लोग इनकम टैक्स का बैच लेते थे अपना, या आपने इनकम टैक्स जहां कहीं से भी सीखा होगा, वहां पर एक होता था सेल्फ असेसमेंट टैक्स, फिर एक आता था डिमांड आईओ, यानी कि रेगुलर असेसमेंट, ठीक है, और फिर उसके नीचे एक होता था एडवांस टैक्स, और फिर एक अदर रिसीट्स का भी ऑप्शन होता था। ठीक उसी तरह इनकम टैक्स में भी होता है, सॉरी, ठीक इसी तरह से टीडीएस में भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, पे टीडीएस और टीसीएस। पे टीडीएस, किसी का म्यूट अगर ओपन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि सेशन डिस्टर्ब होता है हमारा, ठीक है। चलो, बात करने के बाद म्यूट कर लो फटाक से, पीछे की जो आवाज होती है वो भी हमें सुनाई देती है, जिसका हमें कोई कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहला ऑप्शन है पे टीडीएस और टीसीएस। अब पे टीडीएस और टीसीएस ठीक ऐसा ही है, आप ऐसा समझिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। खुद से हम कुछ पैसा जमा करवाना चाहते हैं, तो ये पैसा क्या है,
पे टीडीएस और टीसीएस, ये जो पहला ऑप्शन है, मतलब हमने खुद से अपना टीडीएस निकाला, हमने अपने सारे खर्चों पर खुद से टीडीएस निकाला, अब हम खुद से जमा करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। लेकिन पे आउटस्टैंडिंग डिमांड, इस ऑप्शन को हम तब ऑप्ट करेंगे जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहेगा, एक नोटिस जारी करेगा और वो ये कहेगा कि आपसे आपसे कुछ भूल हो गई है, आपको जितना टीडीएस जमा करवाना था आपने उतना नहीं करवाया, या आपने करवाया तो लेकिन हमें चालान दिख नहीं रहा आपका, आपने पैसा बैंक में जमा करवाया होगा बट मुझे दिख नहीं रहा, तो मैंने आपके खिलाफ एक डिमांड निकाल दिया, आपके विरुद्ध एक डिमांड निकाल दिया। ठीक है, अब उसमें दो ऑप्शन होता है, या तो आप उनकी डिमांड को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर आप उनकी डिमांड को मानेंगे, नहीं मानेंगे की चर्चा बाद में करेंगे, अगर आप उनकी डिमांड को मानेंगे, मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपको इस पर टीडीएस काटना चाहिए था 20% के रेट से, आपने 10% से काटा है, आप 10% और काटिए, और ये बात उनकी सही है, आप भी मानते हैं, तब आप जब जमा करवाएंगे जाकर के चालान को, तो आप इसी में चालान को जमा करवाएंगे, पे आउटस्टैंडिंग डिमांड। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू करी, कहा टीडीएस की डिमांड है, और आप चले गए, आपने पे टीडीएस टीसीएस में जमा करवा दिया। अब यहाँ पर आपने कर दिया ब्लेंडर, क्योंकि ये जो सेक्शन था, ये जो ऑप्शन था, वो था सेल्फ असेसमेंट का, आप खुद से कुछ जमा कराना चाहते हैं, अभी तक आपको किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन होता है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि आपने कुछ गलती करी है, जिसके विरुद्ध में हम आपके खिलाफ डिमांड निकालते हैं, उस डिमांड को आप जमा करवाइए। जब आप उनके कहने के बाद कुछ पैसा जमा करवाएंगे, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन ही ऑप्ट करना है। अब होता क्या है, इनकम टैक्स में तो बहुत लोगों ने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाली और आपने जमा करवा दिया सेल्फ असेसमेंट में, बाद में आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो पैसा जमा करवा दिया है, आप इस पैसे को एडजस्ट कर लीजिए, अब क्यों नोटिस इशू कर रहे हैं। आप भी परेशान, आपका क्लाइंट भी परेशान, और सब कोई परेशान, आपका सीए भी परेशान। आखिर गलती हो क्या गई कि डिमांड खत्म नहीं हो रही है। कारण क्या है, डिमांड इसलिए नहीं खत्म हो रही है क्योंकि आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड में जमा करना था, और आपने क्या किया, पे टीडीएस टीसीएस में जमा कर दिया। पैसा तो जमा हो गया लेकिन एडजस्ट नहीं होगा, पैसा तो जमा हो गया लेकिन एडजस्ट नहीं होगा। अब वो कहेगा आपसे, अब दोबारा जमा कर। बताओ जरा, कितना अन्याय हो गया। ऐसा होता है, ये फैक्ट है। और इनकम टैक्स में आज भी मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स की नोटिस पड़ी हैं। कारण ये था कि पहले लोग एक सादा फॉर्म निकाल लेते थे और उसके बाद हाथ से उसको भर लेते थे, गलत सलत भर देते थे और खुद ही जाकर के जमा करवा देते थे। अब पैसा तो जमा हो जाता है लेकिन सही हेड में पैसा नहीं जमा होता। ठीक हो गई बात, इसलिए ये गलतियां हो जाती थी। क्लाइंट कभी कभी खुद जाके जमा करवा देता है तो भी गलती हो जाती है। ठीक हो गई बात। मेरे हिसाब से ये दो ऑप्शन आपको क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े, अगर ये दो ऑप्शन क्लियर है तो हम आगे बढ़े, अगर ये दो ऑप्शन क्लियर है तो हम आगे बढ़े। चलो, ये दो ऑप्शन क्लियर है। अब हम तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं, पे फीस। इसका मतलब होता है अगर आपने कोई अपील फाइल कर रखी है तो आप अपील का पैसा इस सेक्शन में जमा। पांचवा तीसरा नंबर पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, अपील का अगर कोई पैसा है तो आप इसमें जमा। अब अपील की बात अभी करेंगे नहीं, इसलिए इस पे जाएंगे नहीं। सबसे पहले हम सबसे पहली बात करेंगे और वो है पे टीडीएस और टीसीएस। इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब प्रोसीड करते ही आपके सामने बहुत सारे सेक्शन आ जाएंगे, जैसे कि सेक्शन 192 सैलरी। सैलरी वो भी उसकी सैलरी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। फिर आया सेक्शन 192 बी, ये देखिए यहां पर पढ़िए, सेक्शन 192 ए, सेक्शन 92 बी। सेक्शन 92 बी मतलब वो एम्प्लॉइज जो कि अदर देन गवर्नमेंट है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉइज है। फिर आया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब कि बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर का इंटरेस्ट। फिर आया डिविडेंड, सेक्शन 194, मतलब फिर आया इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, मतलब एफडी हो सकती है, आरडी हो सकती है, टाइम डिपॉजिट हो सकता है। अब ऐसे करते करते 13 पेज हैं, 13 पेजेस हैं। आगे चलते हैं, अगला पेज आया 194 बी, मतलब टीडीएस ऑन विनिंग ऑफ लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल 30% है ये। फिर उसके बाद विनिंग ऑफ हॉर्स रेस 30% है, मतलब घुड़सवारी करके जीतना। ऊपर वाला था लॉटरी में जीतना, नीचे वाला है घुड़सवारी में जीतना। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एक ये भी नया सेक्शन आया है, जहां पर 1 लाख से ऊपर अगर एलआईसी की मेच्योरिटी होती है तो 1% का टीडीएस काटा जाता है। किस सेक्शन में कटेगा, सेक्शन 94 एडी। आपको सेक्शन भी सही चुनना है, आपको सेक्शन भी सही चुनना है। कौन सा सेक्शन आपके क्लाइंट पर एप्लीकेबल है, ये सेक्शन भी सही सुन।
सेक्शन 194 LA कॉम्पनसेशन का सेक्शन है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 194 LB, आगे चलते हैं। उसके बाद सेक्शन 194 LC इंटरेस्ट का है, LD इंटरेस्ट का है, बॉन्ड का है, 94 C कॉन्ट्रैक्टर का है और सब कॉन्ट्रैक्टर का है, सबसे कॉमन सेक्शन है। 94 D कमीशन का सेक्शन है, इंश्योरेंस के कमीशन का सेक्शन है। 94 E नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अब ये नॉन रेजिडेंट शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेरे 2 लेक्चर अलग से लगेंगे कि नॉन रेजिडेंट को कैसे पेमेंट किया जाता है, जिसमें फॉर्म 3CA और 3CB भी जाता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके देते हैं। फॉर्म 3CB चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, फॉर्म 3CA जो है जो ओनर होते हैं उसके, जो SSC होता है वो खुद करता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बच्चों। नॉन रेजिडेंट के पेमेंट की 2 लेक्चर अलग से चर्चा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। 194 EE एक सेक्शन है, सेक्शन 194 F है, सेक्शन 194 G है, सेक्शन 194 H है, कमीशन का सेक्शन। 194 I है, रेंट का सेक्शन। ठीक हो गई बात। उसके बाद सेक्शन 194 IC है, सेक्शन 194 J प्रोफेशनल्स का पेमेंट है, ये एक कॉमन सेक्शन है, सेक्शन 194 J। अब ऐसे करते करते बच्चों बहुत सारे सेक्शन हैं, अब इसमें तो बहुत लंबी लिस्ट है, एक एक करके बताएंगे तो दिन बीत जाएगा, इसलिए अब हम इसको समराइज कर देते हैं। हमने एक पेमेंट करनी है 10,000 की, किसको? प्रोफेशनल को। बस यही वाला सेक्शन ऑप्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, ये एक बात और पूछेगा कि जिसको आपने टैक्स देना है वो कंपनी डिडक्टी है या वो नॉन कंपनी डिडक्टी है। मतलब ये पूछ रहा है मुकेश जायसवाल के लिए कि मुकेश जायसवाल क्या कंपनी है या नॉन कंपनी है। ठीक है, तो मुकेश जायसवाल तो एक इंडिविजुअल है, तो एक नॉन कंपनी केस है, हमको ऐसा लगता है। ठीक हो गई बात, इसलिए हम अदर देन कंपनी डिडक्टी चुनेंगे। यहाँ पर जो काट रहा है उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, बल्कि जिसका TDS काटना है। देखो जो काट रहा है वो तो प्राइवेट लिमिटेड है, ADR एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जिसका कटना है, मुकेश जायसवाल का कटना है, तो मुकेश जायसवाल क्या है? कंपनी है या अदर देन कंपनी है? अदर देन कंपनी है बच्चों। ये भी कोड आपको सही सही सेलेक्ट करना है, गलत कोड सेलेक्ट करेंगे तो पैसा एडजस्ट नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक होगी बात। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात। 10,000 रुपए तो टैक्स का अमाउंट है। अगर कोई सरचार्ज है तो ऐड करिए, अगर कोई सेस है तो ऐड करिए, अगर कोई इंटरेस्ट है तो ऐड करिए। इंटरेस्ट बच्चों ये वही वाला है जो हमने अपने इंट्रोडक्शन के क्लास में आपको बताया था कि 5,000 पर 150 रुपए का इंटरेस्ट आया था। तो अगर मान लो 150 का इंटरेस्ट भरना हो तो यहाँ पर ऐसे भरा जाएगा 150। कैसे भरा जाएगा? ऐसे भरा जाएगा 150 रुपए। फिर आता है पेनल्टी और फिर आता है फीस। फीस का मतलब है लेट फीस, 200 रुपए पर डे वाली, जो हमने वहां पर आपको बताई थी कि 10 दिन का डिले हुआ था, तो 10 दिन का डिले होने पर 2,000 रुपए की लेट फीस की है। ठीक हो गई बात। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर 12,150 आपको जमा करना चाहिए। ठीक हो गई बात। अब जो भी पैसा है, ज्यादातर यही 3 हेड यूज होते हैं, एक टैक्स का, एक इंटरेस्ट का, एक लेट फीस का। ये जमा कराने के बाद आप या तो सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। अगर आप सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे तो आपको ड्राफ्ट में ये चालान दिखाई देगा, अभी फाइल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो अब ये आपसे कहेगा अब आप इसका पेमेंट करिए। और पेमेंट करने का ऑप्शन है, या तो नेट बैंकिंग से करिए, या डेबिट कार्ड से करिए, या काउंटर पे ले जाकर के पेमेंट को करिए, या फिर आप RTGS नेफ्ट करिए, या फिर आप UPI से पेमेंट करिए। UPI का ऑप्शन इस समय सबसे अच्छा है। आप यहाँ पर अपना UPI ID डाल दीजिए और अपने UPI ID में जाकर के उसको ओके कर दीजिए और वहां पर पिन डाल दीजिए अपने गूगल पे पर, पेमेंट एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट होने के बाद आपके पास एक चालान भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास UPI नहीं है तो आप RTGS या नेफ्ट भी करा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप बैंक काउंटर पर ले जा सकते हैं। बैंक काउंटर पर ले जाने का क्या ऑप्शन है? कैश में या चेक में? देखो कैश का ऑप्शन यहाँ पर बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि 10,000 से ज्यादा का पेमेंट अगर होगा, क्योंकि मेरा 12,000 का पेमेंट था, तो ये कैश का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें चेक देनी पड़ेगी। और चेक देने के लिए हमें अब बैंक चुननी पड़ेगी। मान लो आपके पास चेक है, कौन से बैंक की? आपके पास चेक है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा की आप यहाँ पर बैंक चुन लीजिए। इसी बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा की आपको चेक लेकर के जानी होगी। और इस चालान के साथ जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, ये आपको कहेगा अपनी डिटेल को चेक कर लीजिए, असेसमेंट ईयर चेक कर लीजिए, फाइनेंशियल ईयर चेक कर लीजिए, इनकम टैक्स का हेड है ये चेक कर लीजिए, TDS TCS पेबल है ये चेक कर लीजिए, पेबल एट बैंक काउंटर है, चेक मोड से आप जमा करवाना चाहते हैं, और सेक्शन है 194J, और ये आपका अमाउंट है। आप जैसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे, अब आपको ये चालान जनरेट करके दे देगा। आप यहाँ पर डाउनलोड चालान करिए। डाउनलोड चालान करने के बाद इसको आप अपने कंप्यूटर के फोल्डर में सेव कर लीजिए, और सेव करते ही आप इसको ओपन कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, ये प्री प्रिंटेड चालान आ गया।
इसमें नाम भी लिखा है, कुछ कुछ नाम लिखा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, असेसमेंट ईयर, टैन नंबर, ये सब कुछ प्री फिल हो गया। अब आप इसका प्रिंट निकालिए। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर आप चेक नंबर भरिए अपना और इसको बैंक में जमा करवा दीजिए। बैंक आपको एक सील लगा के दे देगा। उस सील में आपको सारी डिटेल लिख करके दे देगा। लेकिन ये चालान जमा कैसे हुआ? इस सीआरएन नंबर से। बैंक वाले ये सीआरएन नंबर अपने फिनाकल में डालेंगे, उनका जो सॉफ्टवेयर है फिनाकल, और उससे ये डिटेल पकड़ लेंगे। और यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है प्री फिल्ड फॉर्मेट। इसमें आपको चेक लगानी पड़ेगी, या अगर 10,000 से कम है तो आप चालान लेकर के जाइए, कैश में जमा करवा दीजिए। अब ये चालान बच्चों दिखेगा कैसे? अब ये चालान दिखेगा कैसे? अब हम आ जाते हैं वापस से डैशबोर्ड पर। और डैशबोर्ड के बाद ई फिल के नीचे है ई पे टैक्स। ई पे टैक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने कोई चालान ड्राफ्ट में सेव किया है तो आपको ड्राफ्ट में दिखेगा, कोई चालान आपने जनरेट किया है तो वो आपको जनरेट में दिखेगा। ठीक हो गई बात? जैसे ये दिख रहा है। और यहाँ पर अभी लिख के आ रहा है पेमेंट नॉट इनिशिएटेड, मतलब बैंक में अभी ये पैसा जमा नहीं हुआ है। जैसे ही ये पैसा बैंक में जमा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर स्टेटस लिख करके आएगा चालान डिपॉजिटेड। और यहाँ पर आप चालान की कॉपी भी निकाल सकते हैं। इस 3 बटन पर क्लिक करके आप चालान की कॉपी भी निकाल सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री में भी एक चालान आ जाएगा कि ये पेमेंट आपका जमा हो चुका है। यहाँ से आप अपना पुराना चालान भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपने 2-3 साल पहले भी कोई चालान जमा कराया हो तो भी आप इस ऑप्शन के थ्रू अपना चालान ढूंढ सकते हैं। ठीक हो गई बात? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको सारी बातें एकदम डिटेल में समझाई हैं। आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।